हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत में आज हम स्टार्ट करेंगे टॉलमैन का सिद्धांत। काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, आप बहुत ध्यान लगा के बहुत मन से पढ़िएगा। ठीक है। आज मेरे गले में थोड़ी दिक्कत है, आवाज़ कुछ गलत आ रही होगी या सही नहीं आ रही होगी, इसके लिए सॉरी। स्टार्ट करते हैं आज का अधिगम सिद्धांत। आज का टॉपिक है टॉलमैन का अधिगम सिद्धांत। ठीक। अब देखते हैं इस सिद्धांत की कुछ प्रमुख चीजें। प्रतिपादक, इसके प्रतिपादक थे, इनका पूरा नाम था एडवर्ड चेस टॉलमैन। ठीक है, इनका पूरा नाम था एडवर्ड चेस टॉलमैन। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया, पहले देखते हैं। ये कहाँ के थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, कई बार आ जाता है कि टॉलमैन कहाँ के रहने वाले थे या कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा, अमेरिका मनोवैज्ञानिक थे। सिद्धांत का वर्ष देख लेते हैं। सिद्धांत वर्ष है 1932। ठीक है। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया? प्रयोग इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था। चूहों पर प्रयोग किया था। उस प्रयोग को क्या कहा जाता है? भूल भुलैया परीक्षण। भूल भुलैया परीक्षण। ठीक है, या उसको मीज थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस परीक्षण के बारे में या इस सिद्धांत के बारे में। इन्होंने चूहों पे परीक्षण किया था। चूहों पे परीक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला था कि चिन्हों के माध्यम से या एक संज्ञानात्मक मानचित्र के माध्यम से सीखा जा सकता है। ठीक है, तो इतनी चीजें नोट डाउन कर लीजिए। फिर इस सिद्धांत के अन्य उपनाम भी बताते हैं, क्योंकि आपको जैसा शुरू से बताती आ रही हूँ कि जो भी इस तरह के सिद्धांत आते हैं वो कई नामों से जाने जाते हैं, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं अलग अलग नामों के हिसाब से बन के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था, जैसे चूहे को मेज पे छोड़ा था और दूसरी तरफ खाना रखा था। तो चूहे पे जो इन्होंने प्रयोग किया था वो कुछ चूहों को 3 ग्रुप में ABC, अभी मैं चूहों पे प्रयोग जो है आगे बताती जाऊंगी। तो इस 3 ग्रुपों में बांट के ये प्रयोग किए थे। तो इस वजह से प्रयोग के अलग अलग नाम दे दिए गए थे। चूहों ने अपने मस्तिष्क में चिन्ह बना लिए थे, तो चिन्ह और चूहों ने अपने संज्ञान का प्रयोग किया था, तो इस वजह से संज्ञानात्मक अधिगम, इस तरह से कई नाम दिए गए थे। तो इसके आइए इसके उपनामों को भी जान लेते हैं। ठीक है, उपनाम। पहला हम इसको जानते हैं क्या? पहला है संकेत अधिगम। ठीक, संकेत अधिगम इसका नाम है। संकेतों के माध्यम से व्यक्ति या चूहों पे जो इन्होंने परीक्षण किया था या मेज पे जो इन्होंने परीक्षण किया था, वो संकेतों के माध्यम से चूहे पे को जैसे खाना दिया जाता है, वो संकेत के माध्यम से जान लेता है कि इस वाले रास्ते से जाएंगे तो हमको भोजन की प्राप्ति होगी। तो ऐसा कुछ था, इसी वजह से इसका नाम संकेत पड़ा। दूसरा है
चिन्ह अधिगम, स्मृति चिन्हों के माध्यम से चूहे सीख रहे थे, इस वजह से इसका नाम चिन्ह। तीसरा था लक्ष्य निर्देशित व्यवहार अधिगम, व्यवहार द्वारा अधिगम, अधिगम। इसको चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत। इसका नेक्स्ट नाम है मोलार या अर्थपूर्ण सिद्धांत कह सकते हैं। ये जो मोलार है ये मैथ से लिया गया है, जिसको हम कहते हैं ग्रामाणु, ग्रामाणु विलयन। ग्रामाणु विलयन मतलब ग्राम या उसकी मात्रा अणु में की जाए, अणु, ग्राम और अणु मिला के ग्रामाणु हुआ, और विलयन, तो सभी चीजों को इंक्लूड करके ये सिद्धांत बना था। ठीक है, नेक्स्ट है अव्यक्त या गुप्त अधिगम। इसको अव्यक्त या गुप्त अधिगम क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमने बताया ना कि चूहों पे प्रयोग किया था, तो चूहे में जो बी ग्रुप के चूहे थे, उनको उनको साथ ऐसा किया गया था कि उनको जब भूल-भुलैया में डाला गया तो दूसरे छोर पे खाना नहीं रखा गया। ठीक है, फिर सी ग्रुप के जो चूहे थे उनको उनके साथ 11 बार प्रयास किए गए, तो 10 बार खाना नहीं रखा गया और 11वीं बार उन्होंने एक ही बार में खाना ढूंढ लिया था। तो 10 बार में उन्होंने कहा कि उनको उस रास्ते का ज्ञान हो गया था, लेकिन उन्होंने व्यक्त नहीं किया, अपने अंदर ही रखा, क्योंकि उनको लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो इसलिए वो व्यक्त भी नहीं कर रहे थे। तो जो उनका अधिगम था अव्यक्त था। 11वीं बार जब उनको भोजन दिया गया तो वो सीधे भोजन के पास पहुंच गए थे। 8वां है अनुशा सिद्धांत। अनुशा सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रत्याशा अधिगम। क्या है? प्रत्याशा अधिगम। इसी को, इस सिद्धांत चूहों को भूल भुलैया नामक प्रयोग कराया गया था, इसलिए इसका एक नाम भूल भुलैया, सॉरी भूल नहीं, भूल भूल भुलैया अधिगम भी कहा जाता है। एक है प्रतीकात्मक अधिगम। एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वो जान लीजिए। इसको कहा जाता है उद्दीपन, उद्दीपन अधिगम। ठीक है, इस तरह से देखते हैं, इसके इतने सारे उपनाम थे, नामों से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं अनेक उपनामों के माध्यम से कैसे इसे जाना। मेज थ्योरी भी इसी का नाम है। क्या है? नेक्स्ट देखते हैं, मेज थ्योरी इस नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है, इतने सारे नाम हैं। कौन-कौन से संकेत, अधिगम चिन्ह, अधिगम लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका लक्ष्य क्या होता है, उनमें उनमें घ्राण शक्ति ज़्यादा होती है, तो अपने भोजन तक पहुँचना उनका लक्ष्य हो जाता है, इसलिए लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। वो अपने लक्ष्य, जो उनका लक्ष्य है वही निर्देशित करता है, उसी हिसाब से वो व्यवहार करते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इसीलिए लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कहा जाता है। चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत का मतलब है उनके मस्तिष्क में जो चिन्ह बन जाते हैं उन्हीं को पूर्ति करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मतलब अपने कार्य करता रहता है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक मानचित्र। उनके मस्तिष्क में वो संज्ञानात्मक चित्र बना लेते हैं किसी भी रास्ते का या अपने लक्ष्य की प्राप्ति का, तो संज्ञानात्मक चित्र मानचित्र सिद्धांत भी कहा जाता है। मोलार अर्थपूर्ण सिद्धांत वो आपको बता ही दिया। अव्यक्त या गुप्त सिद्धांत भी कहा जाता है। अनुशा सिद्धांत, प्रत्याशा सिद्धांत, भूल भुलैया अधिगम, प्रतीकात्मक अधिगम, उद्दीपन अधिगम आदि इनके नाम है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। बार बार आपको समझा रही हूँ, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, तभी दिमाग में आपके चीजें फीड हो जाएंगी। ठीक है, आप इसके अलावा आपके पास आप उसको वीडियो बार बार देखते रहिए, रिप्ले करके देखेंगे तो आपके दिमाग में भी चीजें बार बार में आती रहेंगी। ठीक है, आप नोट डाउन करिए। अब नाम के बाद थोड़ा देख लेते हैं टॉलमैन के बारे में। कुछ बहुत सारी चीजें हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो उनमें यूनिक थी, उसको भी नोट डाउन करना जरूरी है। क्या है? टॉलमैन को उत्तर व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, जो टॉलमैन जी थे, टॉलमैन महोदय, उनको उत्तर व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। उत्तर व्यवहारवाद क्या है? गेस्टाल्टवाद और व्यवहारवाद, इन दोनों को जोड़ के उत्तर व्यवहारवाद बना। कैसे? जैसे व्यवहारवाद प्लस व्यवहारवाद प्लस गेस्टाल्टवाद इज इक्वल टू उत्तर व्यवहारवाद। ठीक है, जनक कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? उत्तर व्यवहारवाद का जनक। आपसे पूछ लिया जाए उत्तर व्यवहारवाद कहते किससे हैं, कौन सा टाइम होता है, तो जिसमें व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद दोनों मिक्स होते हैं वो उत्तर व्यवहारवाद होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? पशु संज्ञानवाद का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने पशुओं पर अध्ययन किया था, इसी वजह से इनको पशु संज्ञानवाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने पशुओं के बारे में अध्ययन किया कि वो अपने मस्तिष्क में कैसे मानचित्र कर बना लेते हैं, कैसे जो संज्ञान के माध्यम से कैसे चीजों को चित्रित कर लेते हैं, कि उन्हें रास्ता पता होता है, तर्क चिंतन और चीजें वो कैसे कर लेते हैं, कैसे चीजों के बारे में सोच लेते हैं, कैसे चीजों के बारे में अनुमान लगा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पशुओं में अनुमान लगाने की शक्ति नहीं है, मतलब उन्होंने पशुओं के संज्ञानात्मक व्यवहार के, पशुओं के संज्ञानात्मक व्यवहार का अध्ययन किया। ठीक, संज्ञानात्मक व्यवहार में क्या क्या चीजें आती हैं कि पशु कैसे सोचते हैं, किसी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो तर्क मन में करते हैं, कैसे विचारधाराएं बनाते हैं, क्या चीज वो सोचते हैं, कि जैसे कोई सपोज दैट कोई कुत्ता ही है तो वो किसी को काटता है, किसी को देख के दुम हिलाता है, तो जरूर कोई बात होगी जिसे वो सोचता होगा,
उस संबंध उसके विचार मन में विचार आते होंगे कि हाँ इस व्यक्ति ने मुझे मारा तो अब मुझे इसको काटना है, तो कुछ तो मन में आता होगा, किसी के बारे में कुछ सोचते होंगे, तर्क मन में विचार चलते होंगे। या कहीं कई बार ऐसा होता है जैसे चूहे पर प्रयोग ही किया तो चूहा कई बार जब अगर उनको भोजन नहीं मिला तो उस जगह जाते थे, लौट आते थे या नहीं जाते थे, तो उनके मन में विचार चलता होगा कि जाने से क्या फायदा, वहां तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो मन में विचार, तर्क, चिंतन, विवेक से काम लेते होंगे, ये सारी चीजें आती हैं। इसके बारे में इन्होंने पशुओं के बारे में अध्ययन किया था, और पशुओं के जो संज्ञानात्मक मानचित्र जो वो दिमाग में बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन टॉलमैन महोदय ने दिया था। ठीक है। इसके अलावा ये क्या थे, गेस्टाल्टवाद, इनको क्या कहा जाता है, महान गेस्टाल्टवादी। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये कैसे विचारक थे, तो गेस्टाल्टवादी विचारक इनको कहा जाता है, विचारक थे। ठीक है। इसके अलावा कुछ इन्होंने बुक्स लिखी थी जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं। बुक्स यही देख लीजिए। पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन, इन्होंने लिखी थी। कौन से ईयर में लिखी थी? 1932 में लिखी थी। इसमें पशुओं और जानवरों के पर्पसिव बिहेवियर, किस पर्पस के लिए कौन सा व्यवहार करते हैं, इसके बारे में इन्होंने काफ़ी डिटेलिंग लिखी थी। काफ़ी जब आप पशुओं के या किसी के व्यवहारात्मक किसी पशु का या सॉरी मनुष्यों का व्यवहारात्मक अध्ययन करते हैं तो ये बुक काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत सारी ऐसे इन्होंने सिम्टम्स लिखे थे जिसके माध्यम से हम एनिमल बिहेवियर के बारे में बहुत डिटेल में जान सकते हैं। ठीक है। एक और बुक इन्होंने लिखी थी, कॉग्निटिव मैप इन मैन एंड रैट। इनकी दूसरी बुक थी। इन्होंने संज्ञानात्मक व्यवहार के बारे में जानवरों में यानी खासतौर से चूहों के और मनुष्य के या आदमी के व्यवहार के बारे में, संज्ञानात्मक व्यवहार के बारे में इन्होंने काफ़ी डिटेल में लिखा है। बहुत अच्छे से समझाया गया है इनकी इस बुक में कि किस तरह से मनुष्य कौन सा व्यवहार करता है और चूहों में किस तरह से संज्ञानात्मक व्यवहार डेवलप होता है। ठीक है। सॉरी, ये बुक लिखी गई थी 1948 में। ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर थोड़ा सा हम प्रयोग के बारे में देखते हैं। रब कर दे रही हूँ। आपको नोट्स बना रहे होंगे तो वीडियो रिप्ले करके देख लीजिएगा। इनका जो परीक्षण था वो भूल भुलैया परीक्षण था। ठीक है। भूल भुलैया ऐसा परीक्षण था जैसे हम लोग न्यूज़पेपर में भूल भुलैया देखते हैं, किधर से रास्ता ढूंढो वाला चित्र होता है। कई बार भूल भुलैया हम खेलते भी हैं, बना के खेलते हैं। कई कोई मैगजीन की बुक होती है उसमें आता है, सैटरडे का पेपर आता है उसमें भूल भुलैया आता है, रास्ता ढूंढो। तो उस तरह का कुछ इन्होंने भूल भुलैया बना के उस पर प्रयोग किया था। भूल भुलैया कुछ यूं था, एग्जैक्ट मैं नहीं बना सकती, पर हाँ आपको याद आ जा रहा होगा कि हाँ ऐसा कुछ भूल भुलैया था, हम लोग अपने बचपन में खेलते थे। ठीक है। ऐसा ही उन्होंने कुछ एक भूल भुलैया सा बना दिया।
ऐसा आपको याद आ रहा है कि ऐसा भूल भुलैया हम बचपन में काफी खेले हैं, तो ऐसा ही उन्होंने टॉलमैन महोदय ने भूल भुलैया बनाया और यहाँ पे चूहे रखे, ठीक है, ये चूहों का मैं उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बना पाऊंगी, हाँ, पर चूहों का ग्रुप बनाया, ए बी और सी, 3 तरह के चूहों का ग्रुप बनाया। आप मैं बताती जा रही हूँ, आप नोट डाउन करते जाइएगा। मैं इसको इसकी राइटिंग नहीं कर रही हूँ, जो प्रयोग किए लिख दे रही हूँ। ये प्रयोग है, कौन सा है? भूल भुलैया सिद्धांत, ठीक है। तो ए बी सी और 3 तरह के चूहों के ग्रुप बनाए, ठीक है। पहला ग्रुप इनका था, इन्होंने यहाँ पे एक ग्रुप के चूहों को, एक ग्रुप में एक ही चूहा नहीं था, बहुत सारे चूहे थे, ठीक है, बहुत सारे चूहे रखे पहले एक ग्रुप में और यहाँ पे छोड़े और यहाँ पे चूहों के लिए भोजन रखा, ठीक है, चूहों के लिए भोजन रखा। अब चूहों को इन्होंने इस भूल भुलैया में छोड़ दिया। अब चूहों की स्मेल जो होती है, घ्राण शक्ति जो होती है, काफी स्ट्रांग होती है, ये हमको भी पता है और टॉलमैन महोदय को तो पता ही थी, उन्होंने पशुओं पे अध्ययन किया था। हाँ, तो इन्होंने इस चूहों को यहाँ पे छोड़ा। अब चूहे इस ग्रुप यहाँ पे घुसते हैं, इधर घुसते हैं, रास्ता बंद हो जाता है, सब तरफ रास्ता ढूंढते हैं, उनकी स्मेल इतनी तेज होती है कि वो रास्ता ढूंढते ढूंढते वो भोजन पे पहुंच जाते हैं और खाना खा के चले आते हैं। ये प्रयोग इनका 17 दिनों तक चलता रहा था। ये जाते हैं नली में खाना, सॉरी, भूल भुलैया पे जाते हैं, इस मेज पे खाना खाते हैं, वापस आ जाते हैं, जाते हैं, खाना खाते हैं, चले आते हैं, ठीक है। ये एक ग्रुप का परीक्षण हो गया। फिर इन्होंने दूसरे ग्रुप का परीक्षण स्टार्ट किया। अब दूसरे ग्रुप का जो इन्होंने प्रयोग किया, उसमें क्या किया, चूहों को इसमें छोड़ा और उन्हें कोई खाना नहीं दिया। चूहे जाते थे उस ग्रुप उस भूल भुलैया में, घूमते थे, चले आते थे, जाते थे, घूमते थे, चले आते थे। अब ग्रुप बी के चूहों को पता था कि वहां पे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो कुछ चूहे जाते थे, कुछ आधे से ही लौट आते थे। चूहों की कुदरती फितरत होती है कि जाना, घूमना, लौट आना, तो जाते थे, घूम के लौट आते थे। तो ग्रुप बी के चूहों का इस तरह से प्रयोग हुआ। फिर आया ग्रुप सी का नंबर। ग्रुप सी का उन्होंने कुछ इस तरह से किया कि ग्रुप सी के चूहे ग्रुप सी के चूहों को, ये सी ग्रुप के चूहे हो गए, इनको इसमें छोड़ा और यहाँ पे 10 दिनों तक कोई खाना नहीं रखा, ठीक है। जो 10 दिन थे, 10 दिनों तक कोई खाना नहीं रखा। अब चूहे जाते थे, चूहों को छोड़ा जाता था तो आगे तो बढ़ते ही थे, जाते थे, घूम के चले आते थे, कुछ यहाँ तक चले जाते थे, कुछ यहाँ का भी रास्ता देखते थे, कुछ यहाँ का देखते थे, कुछ यहाँ का देखते थे, ठीक। वो जाते थे, 10 दिनों तक वे जाते रहे, उनको कोई खाना नहीं मिला। फिर अचानक 11वें दिन यहाँ पे भोजन रख दिया गया, ठीक। 11वें दिन जब भोजन रखा गया तो चूहे सीधे गए, उन्होंने खाना खाया, वो वापस आ गए, खाना खाया, वापस आ गए, ठीक, जितने चूहे थे। तो इस माध्यम से उन्होंने सिद्ध किया। अब ऐसा तो है नहीं एक ही दिन में उनको 11वीं बार में ही उनको आत्मज्ञान आ गया, ऐसा नहीं है। उन्होंने 10 दिन तक जो इस भूल भुलैया में जाते रहे, तो जो रास्ता था वो चिन्हों के माध्यम से अपने मस्तिष्क में उसका मैप बना लिया, इसीलिए इसको चिन्ह सिद्धांत भी कहा जाता है, संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत भी कहा जाता है, कि संज्ञानात्मक चिन्ह मानचित्र उन्होंने अपने मस्तिष्क में बना लिया। वो जाते जरूर थे, ऐसा लगता था कि हमको लगता था कि उनको कुछ लक्ष्य नहीं प्राप्ति हो रही है, इसलिए वो वापस आ रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं, उन्होंने जाना बंद कर दिया क्योंकि वहां पे कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन 11वें दिन जब खाना रखा गया तो सभी उस पार तक चले गए, क्योंकि उनको रास्ते का उन्होंने मानचित्र अपने मस्तिष्क में बना लिया था और मानचित्र के माध्यम से जैसे उनको नली में डाला गया, भोजन की स्मेल आई, सीधा वो रास्ते पे जाके गए, उन्होंने भोजन किया और वापस चले आए। तो उस रास्ते का मानचित्र उनके मस्तिष्क में बन गया था, ठीक है। आपको प्रयोग समझ में आ रहा, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक। इस तरह से इनका ये भूल भुलैया सिद्धांत या मेज थ्योरी
इस तरह से उन्होंने कंडक्ट करी थी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैथेक्स। कैथेक्स कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, व्हाट इज कैथेक्स, तो नोट डाउन जरूर करिएगा। वो हमारा अधिगम का प्रकार है। टॉलमैन के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार थे? 6 प्रकार थे। तो हम 6 प्रकार का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अधिगम के प्रकार, ठीक। पहला है कैथेक्स। कैथेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। कैथेक्स या क्या है? वह मानसिक शक्ति है जो चालक व लक्ष्य में धनात्मक व ऋणात्मक संबंधों का निर्माण करती है, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कैथेक्स क्या है। क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, कैथेक्स क्या है या कैथेक्स लिखा गया, ऑप्शन में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, तो जान लीजिएगा कैथेक्स। कैथेक्स वह मानसिक शक्ति होती है जो चालक होता है, हमारा जो ड्राइव होता है, ठीक है। ड्राइव और लक्ष्य, हमारा जो गोल होता है, ड्राइव और गोल में पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन जो होते हैं उनको बनाती है, ठीक है। तो इस तरह से उनमें जो रिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन को बनाती है, ठीक है। तो इस तरह से कैथेक्स जब क्वेश्चन आएगा तो आप बता दीजिएगा। ये हमारे मेंटल स्टेटस होता है, मेंटल एक मानसिक शक्ति होती है, पावर होती है, या ऐसी कंडीशन होती है जो हमको हमारे ड्राइव को और हमारे गोल को उसमें कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव जो रिलेशन जैसे बनते हैं उनका निर्माण करती है, ठीक है। और दूसरी चीज आती है, दूसरा प्रकार है समतुल व्यवहार या लाभ कह सकते हैं, ठीक है। या क्या करते हैं, या लक्ष्यों व उपलक्ष्यों, जगह नहीं है, उपलक्ष्यों में उपस्थित संबंधों को संबंधों का ज्ञान होता है। इसके माध्यम से क्या होता है, लक्ष्य, मेन लक्ष्य हमारे क्या है और उपलक्ष्य क्या है, और उन दोनों के बीच संबंध किस तरह के होते हैं उनका ज्ञान कराती है। वही हमारे क्या होते हैं, समतुल्य व्यवहार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा आता है क्षेत्र प्रत्याशाएं। क्या है? क्षेत्र प्रत्याशाएं। क्षेत्र प्रत्याशाएं वे होती हैं, ये चिन्ह होते हैं, चिन्ह, वे चिन्ह होते हैं या संकेत होते हैं
हित होते हैं जिनका प्रयोग व्यक्ति शॉर्टकट के लिए करता है। ठीक है, क्षेत्र प्रत्याशाएं क्या होती हैं? वे होती हैं जैसे हम मान लिया कई नदियों के नाम याद करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक में याद कर लेते हैं। कोई किसी कोई अमेंडमेंट याद करते हैं, कब पास हुआ, कई सारे हो जाते हैं तो हम एक शॉर्टकट ले लेते हैं। कई पर्वतमालाओं के नाम याद करना होता है तो शॉर्टकट, या हम जब किसी ट्रिक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो उन ट्रिकों को क्या कहा जाता है? क्षेत्र प्रत्याशाएं कहा जाता है। ये एक्चुअली एक्चुअली होता क्या है, हम अपने मस्तिष्क में बहुत बड़ी चीज़ों को एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। किस तरह बना लेते हैं कि वो हमको याद होता है कि किस तरह से चीज़ें हमको बाद में व्यवस्थित करके लिखनी है, यानी किसी चीज़ का जो शॉर्टकट होता है वही क्षेत्र प्रत्याशाएं होती हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ये अधिगम का एक प्रकार ही होता है। हम अपने किसी भी चीज़ को याद करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं या सीखने के लिए। तो ये हमारा क्षेत्र प्रत्याशा हो गया। इसको नोट डाउन करिए और बाकी के 3 बताते हैं। अगला हमारा आता है क्षेत्र ज्ञान या विधियां। क्षेत्र ज्ञान, हाँ, विधियां। ये क्या है? अधिगम में प्रयुक्त, अधिगम में प्रयुक्त जटिल मानसिक क्रियाएं। अब ये मानसिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे हमने पढ़ा था तर्क, चिंतन, जैसे क्या क्या है? तर्क, चिंतन, विश्लेषण, किसी चीज का करना, किसी चीज का संश्लेषण, ये सारी चीजें होती हैं हमारी अधिगम में प्रयुक्त होने वाली जटिल मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, जो जिनके माध्यम से हम ये सीखते हैं कि किस तरह से हमारी किसी चीज़ के बारे में अपने मन में एक मानचित्र बनाते हैं कि क्या हमको सीखना है, किस तरह से सीखना है, कौन सी चीज़ पहले सीखनी है, कौन सी चीज़ बाद में सीखनी है, और क्या चीज़, किस चीज़ को किस तरीके से अपने मस्तिष्क में रखना है। इन सब चीज़ों का किस तरह उस सब्जेक्ट का हम चिंतन करते हैं, तर्क अपने मस्तिष्क में तर्क लाते हैं कि कब सीखना है, क्यों सीखना है, उसका विश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं। वे सारी मानसिक क्रियाएं क्या किसमें आती हैं? क्षेत्र ज्ञान व विधियों में। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है क्या? चालक विभेदात्मकता। नेक्स्ट अधिगम का प्रकार है, काफी इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति जितने भी कार्य करता है चालकों के माध्यम से करता है। अब व्यक्ति के अंदर कई तरह के चालक होते हैं, तो उन्हीं चालकों के मध्य विभेद करना, डिफरेंशिएट करना कि कौन सा चालक किस कार्य के लिए उपयुक्त है, चालक को किस कार्य में लगाया जाए। तो इसको ये स्टेप क्या होता है? चालक विभेदात्मकता होती है। हमारे अंदर जो चालक होते हैं उनको अलग अलग दिशा निर्देशित कर दिया जाता है कि वो अपने कार्य में लग जाए और हम पार्टिकुलर गोल को प्राप्त कर लें। ठीक, नेक्स्ट आता है छठा और लास्ट है गामक प्रतिमान। ठीक,
इसका मतलब होता है सीख लेना, सीख लेना। ठीक है, इसका सीधा सा हम सीख लेना से इंगित करते हैं। जैसे जितनी चीजें होती हैं उसको यानी अधिगम में सरल अनुबंधन। ठीक है, किस तरह से सरलता से अनुबंधन की प्राप्ति लिख सकते हैं। ठीक है, किस तरह से हमें सरल अनुबंधन की इजीली किस तरह से हम सब्जेक्ट को या गोल को अपने प्राप्त कर लेंगे, या किस तरह से किस गोल को बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, या हम किस तरह से चीज़ें सीख लेते हैं उसका वर्णन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अधिगम के प्रकार भी सीख लिए। हमने इस तरह से टॉलमैन महोदय का जो अधिगम का सिद्धांत था, भूल भुलैया परीक्षण जिसको कहते हैं, मेज थ्योरी कहते हैं, चिन्ह परीक्षण कहते हैं, उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत कहते हैं, उन सिद्धांत को किस तरह से हमने उन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था वो भी पढ़ लिया। सिद्धांत के बारे में चीज़ें, टॉलमैन महोदय के बारे में, उनकी बुक्स के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट थिंग्स थी वो हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है होगा, समझ आया होगा। अगर ज़रा भी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड को भी वीडियो शेयर करें। हम और भी नए सिद्धांत पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।